हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेयस है और आज से हम नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारा पहला नेम रिएक्शन है वो है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये रिएक्शन दो साइंटिस्टों ने मिलकर के कैरिड आउट किया था। एक का नाम था फ्रिडल और दूसरे का नाम था क्राफ्ट। इन दोनों ने मिलकर के किया क्या था, इन्होंने किया ये कि इन्होंने बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन कराई अल्काइल हैलाइड से। क्या, किसे? अल्काइल हैलाइड से in presence of Lewis acid, in presence of Lewis acid। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला हमें अल्काइल बेंजीन। क्या मिला? अल्काइल बेंजीन। और साथ में हमें एक हेलो एसिड मिला जो डिपेंड करता है कि हम X लेके आ रहे हैं, और अल्काइल बेंजीन डिपेंड करता है कि हम R क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम मैकेनिज्म के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले तो हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते हैं। क्या कहते हैं? हम इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। इसमें होता कैसे है देखेंगे। अगर हम RX की बात करें, किसकी? RX की, तो RX का बॉन्ड जैसे हम जानते हैं कि पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि R जो हमारा ग्रुप है वो C है और X हमारा कोई हैलाइड ग्रुप है, कोई हैलाइड ग्रुप है। अगर ऐसे देखा जाए तो जो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हैलोजन से कम होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। और ये बॉन्ड इतना भी पोलर नहीं होता कि बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके R को एब्स्ट्रैक्ट कर ले और अल्काइल बेंजीन बन जाए। तो इस बॉन्ड को और पोलराइज करने के लिए, कहने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए हम उसमें लुईस एसिड से उसको ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? लुईस एसिड से ट्रीट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि X के पास लोन पेयर होते हैं, X के पास लोन पेयर होते हैं। अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। वो करते हैं क्या है, वो अपना लोन पेयर एक एल्युमिनियम के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डाल देते हैं। अब पूछेंगे कि एल्युमिनियम के वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे हुआ। अगर हम AlX3 की बात करें तो AlX3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये करता क्या है कि अपने पी ऑर्बिटल में ये हैलोजन का लोन पे एक्सेप्ट कर लेता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होता क्या है इसमें, ये जो RX बॉन्ड है, ये जो RX बॉन्ड है ये और ज़्यादा पोलराइज हो जाता है। क्या होता है? और ज़्यादा पोलराइज हो जाता है। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एल्युमिनियम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज चढ़ता है और X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस X को जो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है इसको एज आप इलेक्ट्रोफाइल मत मान लीजिएगा, ये जस्ट एज अ फॉर्मल चार्ज है। जो असल चार्ज है, जो रियल चार्ज है, वो जो ये बॉन्ड पोलराइज करने पर आता है वो इसके ऊपर आता है, R के ऊपर आता है, और X के ऊपर निगेटिव ही रहता है। बट है कि इस स्टार्टिंग वाले कंपाउंड से इसके ऊपर कुछ चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बॉन्ड इतना पोलराइज हो जाता है, इतना पोलराइज होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक। अब यहाँ पे एक कार्बोकैटायन क्या एक तरह का कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रोफाइल है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होता है, सिंस कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है कि बेंजीन इसके ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। अगर बेंजीन का नेचर देखा जाए तो बेंजीन के पास, अगर बेंजीन के पास देखा जाए तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड की तरफ प्रेजेंट है हमारा। तो वो करता है क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है वीकर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड R के ऊपर। इसके ऊपर जब अटैक करता है इस स्पीशीज के ऊपर तो गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके का
स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, और हमें इस तरीके का मिलेगा। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। दो, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है एक तरह का नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है? नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। और ये जो बेंजीन हमारा था वो एरोमेटिक सिस्टम था। दो, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये यहाँ पर आने पे स्टेबलाइज हो रहा है बट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं जितना कि ये बेंजीन जितना एरोमेटिक कंपाउंड की तरह स्टेबल नहीं है। तो फिर ये होता ये क्या है कि कहता है बेंजीन कि नहीं यार, कि मुझे अपनी एरोमेटिसिटी चाहिए, मैं कंपाउंड बना तो सकता हूँ लेकिन बिना एरोमेटिसिटी लॉस किए हुए नहीं बना सकता, मुझे अपना एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना है, मुझे एरोमेटिसिटी अपनी गेन करनी। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। होता क्या है कि जो हमारा सॉल्ट AlCl4 है, यही इसमें इसका कि क्लोरीन एटम करता क्या है, अपने बॉन्ड के थ्रू इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। सो रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी। सो ये होता ये है, ये बॉन्ड एक्ट एज अ बेस और इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये फिर से कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है विद सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल। और साथ में एक मॉलिक्यूल एसिड का जनरेट होता है और लुइस एसिड जो हमने लिया था वो एज अ कैटलिस्ट के रूप में फिर से रीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। अगर हम देखें, बेंजीन मॉलिक्यूल की अपनी खुद की कुछ स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही वो बॉन्ड फॉर्म करने जाता है कार्बोकैटायन के साथ, तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी राइज करने लगती है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है कि वो धीरे धीरे आर के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये बॉन्ड फुल्ली तरह बना नहीं है, ये अभी धीरे धीरे बन रहा है। और जो उसके ऊपर बेंजीन के ऊपर है जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरे रिंग के ऊपर 5 कार्बन के ऊपर पूरा डीलोकेलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकेलाइज हो रहा है। फिर ऐसा सिस्टम आता है कि ये धीरे धीरे बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होने लगता है, फिर से ये मतलब धीरे धीरे बॉन्ड पूरा फॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे और बन रहा है। अब यहाँ पे फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है इन 5 कार्बन के ऊपर पूरा डीलोकेलाइज है। ठीक है, बट ये है, अब यही ये इंटरमीडिएट है। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम इस ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, बट इस इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसी इंटरमीडिएट को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कह लीजिए वीलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं, जो कि इस इंटरमीडिएट का जो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला जाए तो इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट से काफ़ी कम होती है, मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। इस वजह से हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे ये एच बॉन्ड टूटने लगता है, फिर से वही पार्शियल पॉजिटिव इन 5 कार्बन के ऊपर फैलने लगती है। ठीक है, फिर ऐसा सिस्टम आता है कि ये जो रिएक्शन होता है ये काफ़ी तेज, ये बहुत तेज़ प्रोसीड करता है ये वाला, क्योंकि होता क्या है कि ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर ले देता है यहाँ पे। तो ये चाहिए कि नहीं उसे एरोमेटिसिटी फिर से गेन करनी, तो फिर ये रिएक्शन और तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यहाँ से, और फिर गिव राइज टू दी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर बात करें तो ये जो हमारा स्टेप है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ तक ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। तो जो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, या कह लीजिए इसे हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं RDS। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म में कहते हैं RDS। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात मैंने बताना भूल गया कि जो हमारा एक्स एक्सिस पे चलता है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट चलता है कि रिएक्शन कैसे जा रही है, और ई वाला जो होता है वो एनर्जी का प्रोफाइल, एनर्जी को सिस्टम ऑफ एनर्जी का जो सिस्टम का जो एनर्जी है उसको शो करता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन की भी तरह आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जेई में या नीट में। तो यहाँ पे क्या है, हमने बेंजीन लिया, क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं टर्शरी क्लोराइड से, ठीक है ना, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड से करा रहे हैं, क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 जो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, और यही कैटलिस्ट है, क्या है, कैटलिस्ट है, और हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा है, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो देखते हैं ये कैसे प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन। जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऊपर डिस्कस कर रखा है कि हम जैसे जानते हैं कि जो हैलोजन होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है, और AlCl3 जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये क्लोराइड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब होता क्या, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे हमने कहा था कि ये पोलर होता है, लेकिन जब AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये बॉन्ड और पोलर हो जाता है, क्या होता है, और पोलर हो जाता है। अब धीरे धीरे होता क्या, इतना पोलर हो जाता है कि धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है, क्या होता है, ब्रेक करने लगता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है ये उठ करके इस क्लोरीन पे आ जाता है, ठीक है, क्लोरीन पे आ जाता है, और ये लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर इस कार्बोकैटायन की हम बात करें तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों, क्योंकि इसको 3 कार्बन के ने इससे बाउंडेड है, और ये काफ़ी स्टेबल है, एक इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, और आपका देखा जाए तो इसके पास 3 अल्फ़ा कार्बन है, और हर अल्फ़ा कार्बन के पास आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब इसके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और जो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन के रूप में प्रेजेंट रहता है, क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। अब बेंजीन क्या करता है, बेंजीन करता ये है कि ये इसके ऊपर अटैक करता है, क्या करता है, अटैक करता है। अगेन फिर से वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंस ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि बेंजीन होता है, वो चाहता है कि ठीक है हम कंपाउंड तो बनेंगे, लेकिन है कि हमें अपना एरोमेटिसिटी चाहिए उसमें। तो ये क्या करता है, ये जो कंपाउंड है फिर इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर ये क्या होता है, ये ग्रुप आकर के बेंजीन में लग जाता है, HCl रिलीज होता है, फिर से हमारा जो AlCl3 जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था वो फिर से कैटलिस्ट के रूप में फिर से जनरेट हो जाता है। तो हमने देखा क्या, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या कहते हैं, जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जो हमारे वो क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन स्पीसीज बना रहा है। क्यों, क्योंकि वो वेल स्टेबलाइज्ड हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी, और अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी स्टेबलाइज्ड हो रहा है, और ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। फिर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या लिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक तरह से देखा जाए तो ये 2 डिग्री हैलाइड है, या कह रही है 2 डिग्री है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बन क्या है आपका, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों के साथ, तो इस वजह से ये 2 डिग्री हैलाइड है, कह सकते हैं आप। फिर उसकी रिएक्शन हमने क्या करा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करें अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, तो हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो हमें क्या बोलता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलती है, क्या मिलता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, और फिर से हमारा जो AlCl3 है वो जनरेट हो जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो फिर से देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये Cl बॉन्ड पोलर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, और इतना भी पोलर नहीं होता कि बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर दें। तो ये कहता है कि अगर बेंजीन
को इस कार्बन के ऊपर अगर अटैक करना है तो इस बॉन्ड को और ज़्यादा पोलर होना पड़ेगा, और उस पोलैरिटी को इंक्रीज़ मतलब पोलैरिटी बढ़ाने के लिए हम इसका रिएक्शन कराते हैं लुईस एसिड से AlCl3 के साथ। तो वही है कि इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, फिर से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा और ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें ये फिर से एज अ कार्बोकैटायन स्पीशीज़ बन रहा है। क्यों ये कार्बोकैटायन स्पीशीज़ बन क्यों रहा है? अगर हम देखें इसको स्टेबलाइज करने के लिए 2 CH3 ग्रुप हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपना इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और साथ साथ यही कार्बन एक्ट एज अ अल्फ़ा, ये कार्बन एज अ अल्फ़ा कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, और इनके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जो कि है कि इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जा रहे हैं इस कार्बोकैटायन के पास, जो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। किसके थ्रू? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। इस वजह से ये कार्बोकैटायन स्पीशीज़ में जनरेट हो पाता है। ठीक है, फिर वही बात, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर से गिव राइज टू सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होता है, बट उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि बेंजीन होता है। ये बाउंड कंपाउंड बनाने को रेडी होता है, बट वही है कि जब तक ये अपना एरोमेटिसिटी गेन कर नहीं लेता है, वो एरोमेटिसिटी जो ही गेन करेगा वो कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि ये कंपाउंड जो है AlCl3 जो AlCl4 कॉम्प्लेक्स था, उसमें का एक Cl इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और गिव राइज टू इट्स एरोमेटिसिटी अगेन, तो फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाती है और हमारा कंपाउंड जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन के तैयार हो जाता है। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। फिर वही हमारा HCl रिलीज हो जाएगा और AlCl3 फिर से जनरेट हो जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड में हमने क्या लिया हुआ सब्सट्रेट? इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। इसमें होता क्या है जैसा कि हम ऊपर के 2 रिएक्शन देखें कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें हमारा कार्बोकैटायन एज ए स्पीशीज़ बन रहा था, लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें होता क्या है कि रिएक्शन स्टार्टिंग में तो उसी तरह चलती है कि जो क्लोरीन है वो अपना लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है एल्युमिनियम के, फिर होता क्या कि ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। अब तो होना चाहिए था कि ये बॉन्ड टूटना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर हम बाय द वे हम इसको तोड़ देते हैं, तो ये क्या जनरेट करेगा? एक तरीके से प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। क्या करेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। और ये जो कार्बोकैटायन होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। इस वजह से ये चीज़ें एज अ कॉम्प्लेक्स के रूप में ही प्रेजेंट रहती हैं। क्या? एज अ कॉम्प्लेक्स के रूप में ही प्रेजेंट रहती हैं। ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसे डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से होता है कि ये कॉम्प्लेक्स के रूप में ही प्रेजेंट हो रहती है। होता क्या है कि अब बेंजीन क्या करता है कि भाई बोलता है कि ठीक है, तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गए और तुम्हारे इस कार्बन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया है, तो मैं एक्ट एज ए अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। तो ये इसी के ऊपर अटैक करता है, तो ये अपने पाई बॉन्ड को से अटैक करता है इसके ऊपर और गिव राइज टू, और ये बॉन्ड टूट जाता है और फिर गिव राइज टू सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगेन ये जो AlCl4 नेगेटिव है उसमें का एक Cl इसके H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और फिर से ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर देता है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमें इथाइल बेंजीन मिल जाती है, साथ में HCl मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और AlCl3 एज अ कैटलिस्ट जनरेट हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो तो कार्बोकैटायन स्पीशीज़ बना करके रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है या जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड थे वो क्या कर रहे हैं? वो एज अ सिर्फ कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन करके रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स बना करके रिएक्शन आगे बढ़ रही है। ठीक,
तो हमने जैसे अभी बात किया कि जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स हैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में कार्बोकैटायन बना रहे हैं, वहीं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ लुईस एसिड, और वही एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अल्काइल हैलाइड की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होता है RF, देन RCl, देन RBI, RBr, देन RI। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों RF जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, जिसका बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव हैलाइड। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जिसके कारण होता है कि जो R होता है उसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, मतलब ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बहुत बढ़िया काम करेगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से प्रोसीड कर जाती है एज़ कम्पेयर टू RI, क्योंकि अगर I की बात करें तो इसकी सबसे बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये बॉन्ड उतना पोलर होता नहीं है RI का, तो इस वजह से ये इसमें यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा लेट से होती है, तो इस वजह से इसका ठीक है। और वहीं ऊपर की हमने बात की, तो जो हमारा जो कंपाउंड है, जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, वो ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से प्रोसीड करेगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट, जिसके कारण रिएक्शन ईजी प्रोसीड हो जाती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखिएगा। अगर अल्काइल ग्रुप जो हमारे हैं, जो हैलाइड हमारे साथ जो लगे हुए हैं, अगर वो सेम है, जो हमारा हैलाइड है अगर वो सेम है, सपोज डेट कि हमने बात की थी टर्ड ब्यूटाइल की बात की थी, तो ये Cl है, तो ये रिएक्शन ज़्यादा तेज शो करेगा एज कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के। क्या? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के, देन इथाइल क्लोराइड के। ये मेरा कहना है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री देन एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है? जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड अल्काइल हैलाइड और अल्युमिनियम क्लोराइड तक नहीं है, आप उसके जगह कुछ और भी ले सकते हैं। जनरेशन क्या है कि आपका कार्बोकैटायनिक स्पीशीज़ जनरेट होना चाहिए, तो वो किसी से पता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो हमने अल्काइल हैलाइड की जगह पे क्या लिया हुआ है, हमने प्रोपीन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ? प्रोपीन लिया हुआ है। और उसकी रिएक्शन किससे कराइए? HF क्या करेगा कि इसको प्रोटोनेट करेगा और गिव राइज टू द कार्बोकैटायन। फिर वही जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो फिर F क्या करेगा, उसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके फिर से उसकी एरोमेटिसिटी रिगेन करा देगा। फिर से हमें क्या मिल जाएगा? हमें कंपाउंड मिल जाएगा कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, या क्यूमिन इसको कहते हैं। सिमिलरली फिर वही है, यहाँ पे भी वही होगा, इस चीज़ का कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और गिव राइज टू दी साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। सिमिलरली H2SO4 भी कैटायन जनरेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, फिर से वही होगा। फिर HSO4 एक्ट एज अ बेस और इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन अगेन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है इसके? लिमिटेशन देखा जाए तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या? इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की एक टेंडेंसी होती है कि जहाँ कार्बोकैटायन आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि यार ये रीअरेंज होगा। क्यों? कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। वो अगर सपोज डैट रीअरेंज हो करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहता है। सपोज डैट अगर हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं, क्या? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं।
अगर हम उसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि वही है कि ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। फिर उस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा कि वो बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड इनके बीच है ये बनेगा और ये टूटेगा। अब टूटेगा तो क्या होगा, अगर इसको इनिशियली देखें तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इस कंपाउंड को देखें तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अगर ये देखा जाए तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है कि यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। क्या होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लीजिए या मिथान 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसे कहते हैं। क्या कहता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ऐसा करने पे क्या होता है, अगर ऐसा करने पे होता है क्या कि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो जाता है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल। क्यों, अगर इसकी बात करें तो ये 3 मिथाइल ग्रुप के थ्रू प्लस आई के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है और साथ साथ ये जो कार्बोकैटायन है उससे जो लगे हुए मिथाइल ग्रुप हैं वो अल्फ़ा कार्बन की तरह काम कर रहे हैं। क्या, अल्फ़ा कार्बन की तरह। तो इनके पास हर अल्फ़ा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है जो एक्ट एज अ वो जो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए वो हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रमोट करते हैं। तो इस वजह से ये कंपाउंड ये स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो जो हम प्रोडक्ट चाह रहे थे, जो हमें प्रोडक्ट मिलना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस तरह का हम प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा प्रोडक्ट ना मिल करके हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्यों, क्योंकि जो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हुआ, जो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ वो काफ़ी अनस्टेबल था। वो स्टेबलाइज होकर के पहले वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पे बना, फिर उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होती है आगे। और ये इतना फास्ट होता है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इस वजह से फिर होता क्या है कि ये जो बेंजीन है ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये इस टर्शरी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है, देन गिव राइज टू दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर उस कॉम्प्लेक्स में से हम प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कराते हैं टू रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी। देन हमारा कंपाउंड जो है बन के रीअरेंज्ड कंपाउंड हमें मिल करके मिलता है। ठीक, तो हमारा ये पहला ये कह रहे हैं लिमिटेशन है कि जहाँ कहीं भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे वो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी कार्बोकैटायन बनता है तो आप देखिए कहीं ये उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल बनने के चांसेस हैं तो उससे स्टेबल कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हो रहा है और कार्बोकैटायन की टेंडेंसी है तो ये रीअरेंज होना चाहता है टू गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं इसकी दूसरे लिमिटेशन की। नो रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग -I और -R ग्रुप। कोई ऐसा ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग -I और -R इफेक्ट शो करता है, उनके साथ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर CF3 ग्रुप लगा हुआ है अगर बेंजीन के साथ, या NO2 ग्रुप लगा हुआ है, या सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, या साइनो ग्रुप लगा हुआ है, या एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, या कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, या एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, या प्रोटोनेटेड अमीन लगा हुआ है, तो इस केस में होता क्या है कि ये रिएक्शन होने नहीं देते, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। क्यों, ये होता क्या है कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती जब हम रिएक्शन कराते हैं, समझ रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे करते हैं, -I के थ्रू कर सकते हैं। जैसे CF3 की बात करें तो -I के थ्रू इसे कर देगा। NO2 को बात करें तो -M के थ्रू करेगा। सल्फोनिक ग्रुप भी -M के थ्रू। साइनो ग्रुप -I -M दोनों लगाएगा आएगा। नाइट्रो ग्रुप भी -I -M दोनों लगाता है, बट -M इसका ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, जिसको कहते हैं ना कि इसी तरह। तो इस वजह से ये सारे जो हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कुछ सबस्ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग +R शो करते हैं, वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन शो नहीं कर सकते। क्या, वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं शो कर सकते। अगर हम अमीन की बात करें,
अमीन प्लस आर ग्रुप है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है। बट होता क्या है कि जब हम इसमें होता है कि हम इस रिएक्शन में हम लुईस एसिड का यूज़ करते हैं। तो लुईस एसिड क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से जाने से रोक देता है और वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? एक हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इस कॉम्प्लेक्स बनाने में होता है क्या है कि अमीन एक तरह से देखा जाए तो प्रोटोनेटेड टाइप के स्टेज में आ जाता है। एनिलीन जो है वो प्रोटोनेटेड टाइप में के कॉम्प्लेक्स टाइप में बना लेता है। तो इससे होता क्या है कि जो अब नाइट्रोजन जो प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा था, अब वो माइनस आई की तरफ बिहेव करने लगता है। क्या? माइनस आई ग्रुप की तरफ बिहेव करता है। तो इससे क्या होता है कि ये फिर से रिंग आपका डीएक्टिवेट हो जाती है। तो जो भी प्राइमरी अमीन, ये तो प्राइमरी आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, सेकेंडरी भी आपका हो सकता है इसी तरह बिहेव करेगा। अगर NHR लगा देते हैं, फिर अगर हम इस पर 2R ग्रुप लगा देते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो माइनस प्लस आर स्टार्टिंग दिखते तो प्लस आर हैं, बट है कि जब AlCl3 के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये माइनस आई की तरफ बिहेव करने लगते हैं, और जिसके कारण होता है कि फिर से ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये नहीं जा पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं वो कंपाउंड नहीं जा सकते फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, और जो प्लस आर स्ट्रांगली शो कर रहे हैं वो भी नहीं जा सकते। क्यों? वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अराइल और विनाइल हैलाइड की। उनको भी हम नहीं ले सकते। अगर अराइल और विनाइल हैलाइड की बात करें तो एक ये बॉन्ड जो होता है शॉर्टर होता है। क्या होता है? शॉर्टर होता है। क्यों? एक तो ये एक ये आपका जो है sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ है। ठीक है, दोनों ये sp है, इसमें sp कैरेक्टर है इसमें, इस बॉन्ड में, जिसके कारण होता है कि बॉन्ड शॉर्टर होता है आपका। और साथ होता ये है, और ये कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं इसमें, तो ये बॉन्ड और शॉर्टर हो जाता है, और ये कार्बोकैटायन ईजिली बना नहीं पाते। क्या होता है? कार्बोकैटायन ईजिली फॉर्म नहीं कर पाते। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन ईजिली फॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, अब एक बात और, जब कभी भी हम रिएक्शन कराते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो होता क्या है कि ये तो बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर जब अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, जब बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो होता क्या है कि वो ज़्यादा और रिएक्टिव हो जाता है। और रिएक्टिव वो किस तरह से होता है? अगर देखें, ये बेंजीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये इसके ऊपर अटैक मारा तो विल गिव राइज टू दी अल्काइल बेंजीन। अब ये अल्काइल बेंजीन इस बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? ये प्लस आई के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाता है, और साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से होता है कि अब क्या होता है कि इसके ऊपर अल्काइलेशन इस बेंजीन के ऊपर और बढ़ जाती है। क्या होता है? और बढ़ जाती है। तो इसके बाद होता है कि फिर से ये रिएक्शन होगा, अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड में, तो फिर से हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस कंपाउंड से, फिर जाके वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड देता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देता है, देन टेट्रा देता है, देन पेंटा हेक्सा की तक बात चली जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं। और ये जो होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो वो रिएक्शन ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम करते क्या हैं, इसमें करते हैं क्या है, जो हम जो बेंजीन रहता है वो हम कभी भी होता है उसको एक्सेस में लेते हैं। किस में लेते हैं? हम बेंजीन को जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो हम लेते हैं वो इनिशियल का वाला वो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। होता क्या ज़्यादा अमाउंट में लेने से जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कार्बोकैटायन से एक तरह से कोलाइड करने की वो ज़्यादा फेवर कर जाती है, तो जिसके कारण होता है कि मोनो अल्काइलेशन प्रेफर कर जाता है। तो ऐसा होता है कि जब कभी भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हम जो अल्काइल मतलब जो हमारा जो बेंजीन है हम उसको 15 टाइम ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। ठीक है, अगर हम इसका अगर 1 मोलर ले रहे हैं तो हम इसका 15 मोल्स ले करके चलेंगे, अगर हम इसको 1 मोल लेके चलें तो इसका 15 मोल्स ले चलेंगे। ऐसा होगा क्या कि तो हमारा एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा मोनो अल्काइलेशन पे आकर के हमें मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा आज का नेम रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन
और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और उसके सारे मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किए। क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि कैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, कैसे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, कैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, और उसके लिमिटेशंस की बात की कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसके, और इसके बारे में डिस्कस किया। और इससे आप रिलेटेड हर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और कैसे हमने देखा ये कि कैसे कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, कहाँ जहाँ कहीं भी आपको कार्बोकैटायन देखे तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में। थैंक यू। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।